नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश की आम जनता सरकार के इस काम से काफी खुश भी है। लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि सच में चौंका देने वाली है, क्योंकि प्रदेश में मौजूदा 403 विधायकों में से 205 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से 158 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। तो जहां सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो वहीं अपराधी नेता बनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, इसी विषय पर आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र मिश्रा जी से। धन्यवाद सुमित जी, आपने सवाल बहुत वाजिब उठाया है कि 403 विधायकों में से अगर 205 आपराधिक प्रवृत्ति के विधायक हैं जिन पे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो ये सोचने वाली बात है। समाज अक्सर नेताओं और अधिकारियों को दोष दे देता है कि अधिकारियों को, अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपराधियों को ये किया जा रहा है, अपराधियों को सह दिया जा रहा है, लेकिन कभी हम इसके जड़ में चर्चा नहीं करते हैं। अगर जड़ में चर्चा करेंगे तो हमको स्थिति कुछ और नजर आएगी और सच्चाई जो है उसके लिए केवल सरकार को और सरकारी तंत्र को कोसने से काम नहीं चलेगा, समाज भी जिम्मेदार है। आखिर ये माननीय बनते कैसे हैं? अपराध हमारे समाज के बीच करते हैं। आपको याद होगा, या एक दौर ऐसा होता था जब कोई मोहल्ले का अपराधी होता था तो उस मोहल्ले के लोग, उसके घर वाले उससे दूरी बना लेते थे। ये बोला जाता था कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसको घर बैठाने से या इससे बात करने से हमारी छवि बिगड़ेगी। लेकिन समय बदला, हालात बदले, आज आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लोग घर बैठाते हैं कि समाज में मेरा रसूख बढ़ेगा। तो जब ऐसी सोच हमारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि अपराधी बढ़ेंगे, पनपेंगे, उनको सह मिलेगी। तो क्यों नेताओं को कोसने से या सरकारी तंत्र को कोसने से बात नहीं बनने वाली है। हाँ, और रही बात अपराधियों को जीतने की, तो चुनाव में शरीफ व्यक्ति भी, पढ़े लिखे लोग भी उतरते हैं, लेकिन उनको वोट कितना मिलता है? वो तो बेचारे बन के रह जाते हैं, उनको घर का वोट तक पूरा नहीं मिल पाता है। तो हम एक तरफ बुराई का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उसको आत्मसात कर लेते हैं, यानी मतलब उसको उसके साथ हम चलने को तैयार हो जाते हैं। तो इससे बुराई कैसे थमेगी? रही बात जी जो भाई, दबंग, हाँ, जो दबंग किस्म के लोग हैं उनका लोग तो ये कहते हैं कि गलत है, गलत है, लेकिन जब जरूरत रहेगी, उनको नकारने का समय रहेगा तो उनके साथ खड़े नजर आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि अपराधी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं। आप पढ़े लिखे लोगों में देखा जाए तो वो भी अपना रसूख कायम करने के लिए अपराध का ही रास्ता चुनते हैं। तो अपराधियों का इस तरीके से खात्मा संभव नहीं है। नहीं, एडीआर की जो रिपोर्ट आई है 2022 में, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, उसी पर एडीआर की रिपोर्ट तैयार की गई है। एडीआर एक निजी संस्था है जिसका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पूरा नाम है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों में ही ये आपराधिक जो हैं नेता जो हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसमें बीजेपी, सपा सभी विधायक हैं। बीजेपी में 90 ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी में 48, कांग्रेस में 2, तो वहीं बसपा में 1 विधायक पर मामला दर्ज है। यानी कहीं ना कहीं जितने दल हैं यूपी में, वो पूरा समर्थन ले रहे हैं या और पूरा समर्थन दे भी रहे हैं आपराधिक छवि के नेताओं को। जी सुमित जी, ये सवाल का बहुत मजेदार जवाब है। जैसे आज जो एडीआर की रिपोर्ट आई है वो अपनी जगह सही है, लेकिन देखा जाए तो जो मजबूत पार्टी होती है, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं, चाहे शरीफ हो चाहे अपराधी हो। अपराधी पहले उनको मौका मिल जाता है क्योंकि उनका जैसे समाज में पकड़ रहता है, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में पकड़ रहता है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में बीजेपी है, और कोई भी नेता पाँच पाँच साल बैठना नहीं चाहता है, चाहे वो समाजवादी का रहा हो, चाहे बसपा का रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो। जिनको जगह मिली वो भाजपा में भाग आए। तो मौजूदा समय में अगर इस तरीके का रिकॉर्ड देखा जाए तो भाजपा में ज़्यादा आपराधिक नेता मिलेंगे, लेकिन सवाल यह भी है कि ये नेता आए कहाँ से हैं। तो देखा जाए तो अधिकतर नेता समाजवादी से गए हैं, बसपा से गए हैं, ये पहले वहीं थे। और पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो इन पार्टियों पे संरक्षण देने का आरोप भी लगे हैं। इनके अधिकतर नेता आज जेल में भी हैं। तो ऐसा
नहीं है कि भाजपा ने अपराधी बनाया है। भाजपा में अपराधी नेता हैं, लेकिन और राजनीतिक दलों की अपेक्षा अगर तुलना किया जाए तो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शासन किए हैं। उनके शासन में सबसे ज़्यादा आपराधिक नेता फले-फूले हैं। हाँ, ये भी सच है कि अपराध का दूसरा रूप ही राजनेता होता है। इसमें कोई लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग पहले धौंस दबंगई समाज में दिखाते हैं। जब उनका रसूख बढ़ता है तो कानून से बचने के लिए खाकी यानी नेता की शरण में आ जाते हैं और धीरे-धीरे नेतागिरी करते-करते वो ये माननीय बन जाते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी हुए, अतीक अहमद हुए, ये समाज के रूप में देखा जाए तो ये नरपिशाच थे। इनके आतंक का और इनके अपराधों की अगर तुलना किया जाए तो इनको इंसान नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये भी नहीं ज़रूरी है कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट मिला तभी जीते हैं। मुख्तार अंसारी भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं, अतीक अहमद भी निर्दलीय चुनाव जीता था। तो हम लोग केवल सरकार को कोसते हैं, राजनीतिक दलों को कोसते हैं, आखिर वो निर्दलीय चुनाव जीता तो कैसे जीता? हम ही लोगों ने तो वोट किया। तो हम लोग बहिष्कार नहीं कर पाते हैं, हम गलत को गलत कहते हैं, लेकिन उसको नकार नहीं पाते, उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि इसका कारण भी है क्योंकि हर कोई राजूपाल नहीं हो सकता, हर कोई उमेश पाल नहीं हो सकता। राजूपाल की हत्या अगर इन लोगों विरोध ना किए होते तो ना होती। उमेश पाल अगर और लोगों के तरीके से गवाही से भाग गया होता तो उसकी भी हत्या ना होती। तो लड़ना कोई नहीं चाहता और जो लड़ता है वो शहीद होता है, इसी तरीके से मार दिया जाता है। चर्चा उसके नाम की खूब होती है, लेकिन उसका परिवार बिखर जाता है। शायद यही वजह है कि अपराधी से लोग डरते हैं, उनसे भागते हैं, उनसे लड़ना नहीं चाहते और कोई जब खड़ा नहीं होगा तो उनका स्वाभाविक है रसूख बढ़ेगा ही, दबदबा बढ़ेगा ही। जहां तक अगर कोई अपराधी माननीय बनकर विधानसभा पहुंचता है या संसद पहुंचता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह जो है वो आम जनता ही है, क्योंकि आम जनता ही अपना वोट देती है, चाहे वो किसी वजह से देती हो, चाहे वो दबाव में देती हो, चाहे वो पैसे के लिए देती हो, चाहे वो विकास के लिए देती हो। एक अपराधी को चुनकर विधानसभा भेजना और उसके बाद ये सोचना कि अपराधी जो है अपराध करना बंद कर देगा, ऐसा तो बिल्कुल कभी हुआ नहीं है। किसी भी अपराधी को अगर विधानसभा या संसद भेजा गया है तो उसके अपराध का ग्राफ बढ़ा है और क्षेत्र के लोगों ने उसका जो है एक तरह से देखा जाए कि आपराधिक मामले जो हैं उसके बढ़े हैं, क्षेत्र के लोगों को इसको भुगतना भी पड़ा है। जी जी, सही बात है। जिसका जितना रसूख बढ़ता है वो अपना रसूख दिखाने के लिए अपराध करता है। जिसका बैकग्राउंड मजबूत है वो सबसे बड़ा अपराधी है। ये हम नहीं कहते, आप खुद आंकड़े देख लीजिए। गरीब व्यक्ति कानून से डरता है, लेकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति कानून को अपनी जेब में लेकर चलता है और कानून उसकी जेब में रहता भी है, क्योंकि गरीब व्यक्ति छोटी सी घटना में इंसाफ के लिए पूरा जीवन खपा देता है और अमीर व्यक्तियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाते हैं, उनके बाद मामले में फैसले सुना दिए जाते हैं। ये सबने देखा है। कहने के लिए हमारे देश में कहा जाता है कि सबके लिए समान कानून है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में एकदम सच नहीं है। तो सही बात है, जो गरीब होता है वो कानून से डरता है, उसको लगता है कि मैं फँस जाऊँगा तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा, तो अपराध करने से डरता है। लेकिन जो रसूखदार व्यक्ति हैं, वो अपने समाज में अपना रसूख दिखाने के लिए वो हर तरह के अपराध करते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वो कानून से खेल लेते हैं और किस तरीके से बच सकते हैं। आपके सामने ताज़ा मामला है बिहार का। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर या अपराधियों पर अंकुश को लेके योगी सरकार की तारीफ हो रही है, वहीं बिहार में आईएएस अधिकारी जैसे जिलाधिकारी की हत्या करने वाले आनंद पाल को छुड़ाने के लिए वहां की सरकार ने कानून ही बदल दिया। ये क्या संदेश जा रहा है समाज में? ये अपराधियों को बढ़ावा नहीं है क्या? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो समाज को ढूंढना है और समाज जब तक हल नहीं ढूंढेगा तब तक नेता से उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि यही समाज ऐसे नेताओं को जन्म देता है, ऐसे नेताओं को वोट करता है, ऐसे नेताओं को मंत्री बनाता है। तो इसलिए समाज को आत्ममंथन की ज़रूरत है। अगर समाज वास्तव में भयमुक्त वातावरण चाह रहा है तो उसको निष्पक्ष होके और निर्भीक होकर सही व्यक्ति का चयन करना होगा। दबाव, प्रभाव और लालच में वोट जब तक वोटिंग होती रहेगी तब तक अच्छे जनप्रतिनिधियों का नेता बनना संभव नहीं। जी बिल्कुल, किसी भी अपराधी का जो
खौफ होता है या उसका एक क्षेत्र होता है जहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, वो एक सीमित क्षेत्र रहता है जहां से उसको कुछ वोट मिल जाते हैं किसी ना किसी वजह से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो डर हो, चाहे कोई अन्य वजह हो। जहां पार्टियां देखती हैं कि इस अपराधी का इस विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा वर्चस्व है या इस संसदीय क्षेत्र में वर्चस्व है, उसे तुरंत पार्टी में शामिल कर लेती है और उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं पार्टी अपने कानून में भी बदलाव करना हुआ तो कर लिया, या संरक्षण देना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इस फलाने कोई भी अपराधी नेता की वजह से प्रदेश के अन्य सीटों पर भी उसे कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, इन सभी को संरक्षण दिया गया। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हुई, इसका फायदा पार्टियों ने उठाया भी पहले भी, और आगे भी उठाने की कोशिश करती रहेंगी वो पार्टियां। और बिहार में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। एक अपराधी को छोड़ा गया है जिसको सजा मिल चुकी थी कोर्ट से, उसे छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं वहां पर भी वोट बैंक की पूरी राजनीति है, और यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता है, कोई भी अपने वोट बैंक को नाराज करना नहीं चाहता है। भले ही कोई अपराधी जेल से छूटे या कोई भी आए जाए जेल में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर नेता या हर पार्टी सिर्फ वोट पहले चाहती है, और जिसका खामियाजा जो है वो जो आम नागरिक हैं या आम लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि अपराधी के जेल से बाहर आते ही कहीं ना कहीं उसका खौफ या उसके अपराध दोबारा बढ़ने लगते हैं। जी, बात रही जो नेताओं के, तो नेता तो चाहेंगे, कोई भी नेता चुनाव हारना नहीं चाहता है। तो हर सीट पे वो अपना कब्जा चाहता है, इसके लिए जिताऊ उम्मीदवार को उसको ज़रूरत होती है, चाहे वो अपराधी हो, क्योंकि नेताओं को भी मालूम है कि समाज कैसे लोगों को चुनेगा, तो उसको पहले से नेता बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो पहले से आँकड़ा रखते हैं, किस क्षेत्र में किसका रसूख ज़्यादा है, किसका पकड़ ज़्यादा है। भले वो उसका बैकग्राउंड कितना भी खराब हो, गंदा हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। तो ये तो जनता की ज़िम्मेदारी है कि वो अगर बढ़िया जनप्रतिनिधि चाह रहा है तो अच्छे लोगों को चुने, लेकिन मजबूरी है कि अच्छे लोगों का चयन नहीं हो पाता है। प्लस आप देख लीजिए, जनता अक्सर 5 साल सरकार को कोसती है कि महँगाई है, भ्रष्टाचार है, तरह-तरह की समस्याओं को लेके। लेकिन जब चुनाव का दौर आता है, तब उस समस्याओं का हल नहीं ढूँढते हैं, क्योंकि उस समय चाहिए कि उनको कैसे लोगों को चुनना है। महँगाई, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जब चुनाव आता है तभी से शुरू हो जाता है। जो नेता पहले जाता था समाज में, वो कहता था मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसको समाज के लोग, जो संपन्न लोग होते थे, कुछ अपनी जेब से दे देते थे कि आप समाज सेवा के लिए निकले हो, ये हमारी तरफ से सहयोग के रूप में रख लो, आप चुनाव जीतोगे, अच्छा काम करोगे। लेकिन आज देखिए, चुनाव आयोग को ये निर्देश जारी करना पड़ रहा है कि नेता इतने करोड़ या इतने लाख तक चुनाव में खर्च करेंगे। यानी नेता करोड़ों रुपए लेके, लाखों रुपए लेके जनता के बीच निकलता है और वो शाम को खाली हाथ लौटता है। ये पैसा जाता कहाँ है? तो भ्रष्टाचार तो यहीं शुरू हो जाता है। जब रिश्वत खाएँगे, दारू शराब पे वोट करेंगे, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और इसी भ्रष्टाचार का उपज भ्रष्ट नेता होता है। तो ऐसे में बेहतर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इसके लिए एक कड़वा सच है कि समाज के हर व्यक्ति को पहले खुद से भ्रष्टाचार मुक्त होना पड़ेगा, तभी सब देश और समाज भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जब तक हम खुद में भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, खुद से भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, तब तक हम दूसरे से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और ये बड़ा बदलाव है कि आज पहले हज़ारों फिर लाखों, अब आज एक चुनाव, मामूली से चुनाव जीतने में नेताओं को करोड़ों खर्च करना पड़ता है। जो नेता करोड़ों खर्च करके चुनाव जीतेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो ईमानदारी से काम करेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। वो करोड़ों अगर खर्च करता है तो 10 करोड़ निकालना चाहता है, ये प्रवृत्ति है, और नहीं निकालेगा तो अगला चुनाव लड़ेगा कैसे? तो ऐसे में भ्रष्टाचार, महँगाई की बात करना बेईमानी है, जब तक जनता ईमानदार नहीं होगी। कुल मिलाकर ये साफ इस निष्कर्ष निकला इस चर्चा से कि अगर ईमानदारी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त अगर समाज चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है एक ईमानदार नेता को चुनना पड़ेगा। अपराधी भ्रष्टाचारी नेताओं को जब आप चुनकर अगर जनता जो है वो भेजती है विधानसभा या संसद या फिर किसी अन्य चुनाव में, तो वो उम्मीद ये ना करे कि वो नेता पहले जनता का भला करेगा, वो नेता पहले खुद का भला करेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं चुनाव में, उसे वो वसूलेगा, उसके बाद कहीं जाके वो जनता के बारे में सोचेगा।
राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में शामिल हुए, अपने अमूल विचार हमारे सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।